यस चिल्ड्रन, लास्ट टर्न हम बात कर रहे थे पॉलीसेक्राइड्स। लास्ट टर्न पर हम बात कर रहे थे पॉलीसेक्राइड्स की, और मैं आपको बता रही थी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। यहाँ पर हमारा टाइम खत्म हो गया था और हमें वापस जाना पड़ा था। सो आई एम गोइंग टू अगेन स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो बहुत सारी और दूसरी चीजों के साथ मिलकर के बने होते हैं। हम इनको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। इफ यू रिमेंबर हमने ऊपर इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आपको बताया गया था होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स वो होते हैं जो एक जैसी चीजों से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च को बनाने में केवल और केवल ग्लूकोज यूज हुआ है ना। तो अगर एक ही जैसी चीजों से मिलकर के कोई पॉलीसेक्राइड बना है वो होमो है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर अलग अलग चीजों को मिलाकर के कोई पॉलीसेक्राइड बनता है उसको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। इन हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स। ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि ये दो तीन चीजों को मिलाकर के बने हो सकते हैं। तो ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स माने गए हैं कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड बेसिकली किन चीजों से मिलकर बने हैं, तो ये देखा गया है ये मिलकर बने हैं अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स। ये मिलकर बनते हैं बेसिकली अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स से। कुछ हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल्स हैं। ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स जो हैं बड़े बड़े पॉलीमर्स बनाते हैं। ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स बड़े बड़े पॉलीमर्स बना लेते हैं, और क्योंकि ये पॉलीमर्स दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बने हैं, दैट इज व्हाई दीज पॉलीमर्स आर आल्सो नोन एज हेट्रोपॉलीमर्स। इसके एग्जांपल्स देखिए, फॉर एग्जांपल ग्लूकोसेमाइन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोसेमाइन, ये ग्लूकोसेमाइन आपको कहाँ मिलता है? ये ग्लूकोसेमाइन आपको मिलेगा आपके कार्टिलेजेस में। एक और एग्जाम्पल है एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन। ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है आपके सेल के अंदर लाइसोसोम्स में, ये आपको मिलता है आपके गोल्गी बॉडीज में, ये आपको मिलता है आपका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन की शीट है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा काइटिन के बारे में आपने पढ़ा है जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो ये कुछ हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के नाम हैं जो कि पॉलीमर्स की फॉर्म में, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको हेट्रोपॉलीमर्स भी कहते हैं। आपके जो नोट्स हैं, आपके नोट्स में केवल ये लिखा हुआ है, आपके नोट्स में केवल ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए यहां से कि वेयर दीज आर फाउंड। ग्लूकोसेमाइन कहाँ पाया जाता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन कहाँ पाया जाता है, ये दोनों चीजें आप लिख लीजिए। ठीक है ओके, नाउ नेक्स्ट। अगर आपने लिख लिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा है जस्ट आफ्टर द बैच आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट। Just after the batch I'll send you the screenshot. Next I'm coming to the question, what are peptide bonds, what are glycosidic bonds, what are ester bonds, what are phosphodiester bonds? Okay, ये वही पार्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं? हम ये पढ़ चुके हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन या जो प्रोटीन बनता है, एक प्रोटीन बोल लो या पॉलीपेप्टाइड चेन बोल लो, उस प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करता है दूसरे अमीनो एसिड के, जो नेक्स्ट वाला अमीनो एसिड है उसके अमीनो ग्रुप के साथ, और इस पूरे प्रोसेस में जो वाटर मॉइटी है, वाटर मॉइटी मींस जो वाटर की यूनिट है वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो हट जाएगी। और अगर किसी भी चीज में से वाटर का रिमूवल हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ये मैंने सेम आपके नोट्स में से लिया है, ये मैंने सेम आपके नोट्स में से लिया है। देखिए ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा अमीनो एसिड है। मैंने बताया पहले वाले अमीनो एसिड का COH ग्रुप और नेक्स्ट वाले अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, इनके बीच में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा इसका OH और इसका केवल H, और बाहर निकल कर आएगा वाटर। ठीक है,
और इसका रिजल्ट ये होगा कि यहाँ बनेगा CONH बॉन्ड along with removal of water, and this CONH bond is what we call peptide bond. इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद हमने पढ़ा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब भी बनेंगे पॉलीसेक्राइड्स बन जाते हैं, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स में हम किसको जोड़ते जा रहे हैं, हम सेक्राइड्स यानी शुगर्स को जोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है इन अ पॉलीसेक्राइड, एक पॉलीसेक्राइड की जो चेन है उसमें इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, एक मोनोसेक्राइड, दूसरा मोनोसेक्राइड, तीसरा मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। And this bond is also formed by dehydration. Dehydration again means removal of water. और जब भी ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, जब भी ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, कार्बन ऑफ वन शुगर यूनिट, यानी एक शुगर है उसकी जो कार्बन है, क्योंकि इस बॉन्ड को अगर आपको याद हो तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं COC बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है, एक शुगर की जो कार्बन है वो ज्वाइन हो जाती है, जुड़ जाती है टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल, टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ऑफ एन एडजेसेंट शुगर यूनिट। एडजेसेंट माने जो बगल में, जो पास में शुगर यूनिट है उसके ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है आपको एक शुगर, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था कैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कार्बन, ठीक है, और ये यहाँ पर OH, ये यहाँ पर OH, इनके बीच में रिएक्शन होगा, इसका OH और इसका OH, इसके बीच में रिएक्शन होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। जैसे यहाँ से वाटर निकलेगा क्या होगा, जैसे ही यहाँ से वाटर निकलेगा आपको दिखाई देगा कि ये रहा C, ये रहा O, ये रहा C, यानी एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ये ऑक्सीजन किसका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दूसरे वाले कार्बन के साथ जो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ था उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये ऑक्सीजन है। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं COC बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो COC बॉन्ड है ये मिलकर बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इस तरीके से बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बन जाते हैं एक पॉलीसेक्राइड तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल maltose is formed of 2 glucose molecules। ये आप देखिए ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में हमने 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा maltose शुगर। दिस इज maltose शुगर। उसके बाद हमने बात की थी ईस्टर बॉन्ड की, इसके बाद हमने बात की थी ईस्टर बॉन्ड की, और आपको ईस्टर बॉन्ड पढ़ाने से पहले मैंने डीएनए का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा दिया था एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास 11। ईस्टर बॉन्ड कहता है कि एक न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इसमें जो फॉस्फेट मॉइटी है यानी जो फॉस्फेट यूनिट है, फॉस्फेट ग्रुप है, वो एक तरफ तो लिंक करता है, एक तरफ तो जुड़ जाता है थर्ड कार्बन से, एक तरफ तो वो जुड़ता है थर्ड कार्बन से ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप शुगर नाइट्रोजनस बेस, ये कहलाता है एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और इसके साथ में देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप शुगर नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप शुगर नाइट्रोजनस बेस। अब अगर हम इस फॉस्फेट ग्रुप को लें तो ये फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक शुगर के थर्ड कार्बन के साथ, और ये शुगर किसका पार्ट है, एक न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप एक शुगर के थर्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, और नेक्स्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ा है। तो यहाँ लिखा है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। आप यहाँ पर लिख सकते हो टू द फिफ्थ कार्बन, आप यहाँ लिख लीजिए टू द फिफ्थ कार्बन, आप यहाँ पर लिख लीजिए अपने नोट्स में टू दी फिफ्थ कार्बन, या फिफ्थ कार्बन लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर फिफ्थ कार्बन लिखा हुआ नहीं है, यू प्लीज ऐड इट, आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए एक डायग्राम भी आपके नोट्स में बना हुआ है, मैंने कुछ भी अलग नहीं लिया, मैंने बिल्कुल वही लिया है जो आपके नोट्स में है। ये फॉस्फेट ग्रुप आपको दिख रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ रहा है, एक कार्बन के एक तरफ जुड़ रहा है वो थर्ड कार्बन के साथ, और एक तरफ जुड़ रहा है वो
फिफ्थ कार्बन के साथ, फिफ्थ कार्बन नेक्स्ट शुगर का है और ये थर्ड कार्बन एक और दूसरी वाली शुगर का है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है एक तरफ जुड़ रहा है थर्ड कार्बन के साथ, एक तरफ जुड़ रहा है फिफ्थ कार्बन के साथ। ये वाली शुगर अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की है और ये वाली शुगर अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की है, ठीक है, अलग न्यूक्लियोटाइड की है। तो आई होप ये इसमें आपको क्लियर होगा कि ये रहा ईस्टर बॉन्ड। इसको हम बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईस्टर। ये भी कौन सा है? ईस्टर बॉन्ड। और क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप दोनों तरफ एक ईस्टर बॉन्ड ऊपर बना रहा है, एक ईस्टर बॉन्ड नीचे बना रहा है, तो ये हो गया डाईस्टर बॉन्ड। और क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप के साथ में ये ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट डाईस्टर बॉन्ड। देखिए यहां लिखा है जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द फॉस्फेट, the bond between the phosphate and the hydroxyl group। तो जो भी ये बॉन्डिंग हो रही है फॉस्फेट ग्रुप के बीच में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका पार्ट है? शुगर का पार्ट। तो इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ईस्टर बॉन्ड। और क्योंकि ऐसा एक बॉन्ड दोनों साइड है, ऊपर और नीचे, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमने बात की थी उस दिन तीनों बॉन्ड्स की। और उसके बाद मैंने आपको डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर भी समझाया था। डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए। डीएनए डीएनए ये जो आपको दिखता है, डीएनए एग्जिबिट करता है या डीएनए आपको शो करता है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दो हेलिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहां पर यू कैन इजीली सी दीज टू हेलिक्स, है ना। सो डीएनए एग्जिबिट करता है, शो करता है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हो, जब भी कोई हेलिकल स्ट्रक्चर की बात होती है इसका मतलब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एंड दिस स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, वॉटसन एंड क्रिक। सो दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ये देखिए, इसमें आपको ये बैकबोन नजर आ रही है, इसमें आपको ये बैकबोन नजर आ रही है। ये बैकबोन किसकी बनी हुई है? ये बैकबोन शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है। और बीच में आपको क्या दिख रहे हैं? बीच में आपको ये बेस पेयर्स दिख रहे हैं, बीच में आपको ये बेस पेयर्स दिख रहे हैं। इन बेस पेयर्स में आप देखिए रेड कलर से उन्होंने थाइमीन लिया है, रेड कलर से उन्होंने थाइमीन शो किया है, ठीक है। और थाइमीन के साथ उन्होंने किसको जोड़ दिया? एडिनाइन को। एडिनाइन को उन्होंने ग्रीन कलर से शो किया है। ऐसे ही उन्होंने ग्वेनाइन को ब्लैक कलर से शो किया है और साइटोसिन को ब्लू कलर से शो किया है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेसेस आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं। देखो ये पैरेलल, ये पैरेलल, और ये मुड़ गया तब भी ये पैरेलल ही मुड़े हैं। देखो एक दूसरे के पैरेलल है, ये कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये पूरी सीढ़ी जो है वो पैरेलल जाती है, कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। एंड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ, देखो ये दो स्ट्रैंड्स पैरेलल रन कर रहे हैं। अब एक वर्ड यूज किया है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ? एंटी पैरेलल का मतलब ये हुआ कि अगर एक स्ट्रैंड के साइड में 3 डैश एंड है तो दूसरा क्या होगा? 5 डैश, और इसके सामने वाला 5 डैश होगा और यहाँ पर 3 डैश। तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, कि दोनों स्ट्रैंड्स रन कर रहे हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये जो मैंने वर्ड यूज किया ना पैरेलल, पैरेलल इसलिए यूज किया कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं, मतलब टकराते नहीं है कहीं भी, आपस में क्रॉस नहीं करते। कहीं पर भी आपको डीएनए ऐसा नहीं दिखेगा क्रॉस कर गया, डीएनए हमेशा आपको ऐसा ही दिखाई देगा, पैरेलल रन करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रहता है। लेकिन एंटी पैरेलल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? एंटी पैरेलल वर्ड यूज किया है कि अगर एक स्ट्रैंड 3 डैश टू 5 डैश ऐसे है तो दूसरा 5 डैश टू 3 डैश, इसलिए एक वर्ड यूज किया गया है एंटी पैरेलल। नाउ नेक्स्ट, द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बैकबोन बनती है शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ठीक है। तो ये बैकबोन बन रही है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस थे वो थे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। ये प्रोजेक्टेड रहते हैं, निकले हुए रहते हैं, मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन एंड फेस इनसाइड। यानी ये जो नाइट्रोजनस बेसिस आपको दिख रहे हैं ये अंदर की तरफ है और बैकबोन के अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पर है, और ये अंदर की तरफ फेस करते हैं ये, ठीक है। आगे देखिए, यहां लिखा है नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर, ये कम या थोड़े ज्यादा परपेंडिकुलर ही होते हैं बैकबोन के और फेस करते हैं अंदर की तरफ। आगे लिखा है ए पेयर्स विद टी,
ए हमेशा टी के साथ पेयरिंग करता है बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सी पेयर करता है जी के साथ बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ईच स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेसेस। स्टेयरकेसेस का मतलब होता है सीढ़ियां, जैसे सीढ़ियां होती है ना, घूमी हुई सीढ़ियां होती हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों स्ट्रैंड्स बिल्कुल हेलिकल, ऐसी घूमी हुई सीढ़ियां हैं ये। ईच स्टेप ऑफ द एसेंट, एसेंट कहते हैं आगे बढ़ना, जैसे मैंने यहां पर बनाया ए, यहां बनाया टी, इसके ऊपर मैंने बनाया सी, आगे बनाया जी, तो ये एक एसेंट माना जाएगा। एक एसेंट माने एक स्टेप आप ऊपर चढ़ गए, एक स्टेप आप आगे बढ़ गए, एक स्टेप आप आगे बढ़ गए। तो यहां लिखा है हर एक जो स्टेप है एसेंट का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ बेसिस। आप देखिए इसमें हर एक जो स्टेप है, ये स्टेप ऊपर चढ़ रहा है, जो ऊपर स्टेप, ये स्टेप क्या है, एक्चुअली में ये नाइट्रोजनस बेस का पेयर है, एक्चुअली में ये नाइट्रोजनस बेस का पेयर है। और आगे लिखा है कि एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप पर जब आप आगे बढ़ोगे तो स्ट्रैंड जो है वो टर्न हो जाता है 36 डिग्री पर। ये जो हमें इतना सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, ये इतना सीधा सीधा नहीं होता। जैसे आप यहां से यहां पहुंचते हो 36 डिग्री पर टर्न करके आइए, फिर यहां से यहां पहुंचते हो 36 डिग्री पर टर्न करके आइए, ठीक है। तो हर एक जो स्टेप है आगे वाला एसेंट, यहाँ लिखा है हर एक जो स्टेप है एसेंट का वो टर्न हो जाता है 36 डिग्री पर, घूम जाता है वो, तभी तो उसका स्ट्रक्चर इतना हेलिकल होगा, तभी तो उसका स्ट्रक्चर इतना घुमा हुआ होगा। अब आगे देखिए, वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड, एक पूरा टर्न, एक पूरा टर्न कहां से कहां तक माना जाता है, एक पूरा टर्न माना जाता है यहां से यहां तक। देखो जैसे ये देखो एक पूरा टर्न यहां से यहां तक ले लो, एक पूरा टर्न, या एक पूरा टर्न आप यहां से यहां तक ले लो, ये पूरा टर्न, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला ले रहे हो, एक मिनट, यहां से इन्होंने, हाँ ये नीचे वाला लोगे तो इसका भी नीचे वाला लेना पड़ेगा, ऊपर वाला लोगे तो इसका भी ऊपर वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, तो ये फुल टर्न माना जाता है। और इस फुल टर्न में यहां से यहां तक कितने बेस पेयर आ जाते हैं, यहां से यहां तक 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं। फिर से देखिए यहां लिखा है वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स या 10 बेस पेयर्स, ठीक है, अंडरस्टूड, इसको बोलते हैं 10 बेस पेयर्स। अच्छा इसको, इसका डायग्राम जरा और देखिए थोड़ा सा, इसमें यहां पर अगर आप ध्यान दो तो यहां पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, मेजर ग्रूव्स, माइनर ग्रूव्स। देखिए इतना छोटा सा पार्ट, इसको बोलते हैं माइनर, माइनर ग्रूव है ये, ग्रूव, ग्रूव माने जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, तो ये माइनर डिप्रेशन है। और ये जो है ये मेजर डिप्रेशन है या मेजर ग्रूव। तो जब ये टर्न लेता है तो यहाँ पर मेजर ग्रूव बनता है, और यहाँ पर छोटे छोटे ग्रूव भी आपको दिखाई देते हैं। तो पूरे डीएनए में आपको मेजर एंड माइनर आपको ग्रूव्स नजर आएंगे, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बार टर्न कर रहा है ये, फिर यहां पर टर्न कर रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट पता है कितनी होती है, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होती है वो होती है 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं इसको, 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम, 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम, एंग ANG, एंगस्ट्रॉम। इसको बोला जाता है पिच, क्या बोलते हैं इसको, पिच बोलते हैं। व्हाट इज पिच, पिच का मतलब होता है हाइट ऑफ वन कंप्लीट हेलिक्स। व्हाट इज पिच, पिच इज हाइट ऑफ वन कंप्लीट हेलिक्स। तो एक टर्न यहां पर है, एक हेलिक्स यहां पर है, और यहां पर यह हेलिक्स कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी लंबाई होगी 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। और मैंने आपको क्या बताया था कि इनके बीच में कितने बेस पेयर्स होंगे, इनके बीच में 10 बेस पेयर्स होंगे। देखिए फिर से देखिए ध्यान से, मैथ्स का, मैथ्स आ रहा है, देखिए थोड़ा सा मैथ्स आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है मैथ्स। अगर मैं आपसे बोलती हूं कि यहाँ पर एक ये टर्न है, उसके बाद एक ये टर्न यहाँ आया, तो इसको मैंने एक पिच नाम दिया, और मैंने बोला कि इस पिच की लंबाई है 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अब इस पिच में 10 बेस पेयर्स है, इस पूरे पिच को 10 बेस पेयर्स में डिवाइड कर दो। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम।
यानी एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है, हाइट है 3.4 डिग्री एंड स्ट्रॉन्ग। तो यही देखिए लिखा हुआ है, फिर से देखिए, पिच है 34 डिग्री एंड स्ट्रॉन्ग, और पिच का मतलब होता है हाइट ऑफ वन कंप्लीट हेलिक्स। ऐसी इसी चीज को मैंने अगर बेस पेयर्स में डिवाइड किया तो द राइज पर बेस पेयर, एक बेस पेयर ये है, अब आप इसके ऊपर चलिए, राइज माने उठ जाइए ऊपर, ऊपर चलेंगे फिर एक बेस पेयर आएगा, और ऊपर राइज करेंगे एक और बेस पेयर आएगा, तो उनके बीच का ये जो राइज है, उनके बीच की जो हाइट है दैट इज 3.4 डिग्री एंड स्ट्रॉन्ग। और ये जो मैंने आपको डीएनए दिखाया इसको हम बोलते हैं बीटा डीएनए। क्या बोलते हैं? बीटा डीएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप डीएनए देखिए, डीएनए आपको लेफ्ट हैंड साइड में घूमा हुआ दिखाई दे रहा है, ये डीएनए आपको लेफ्ट हैंड साइड में घूमा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे बीटा डीएनए। और अगर यही डीएनए मुझे राइट हैंड साइड में घूमा हुआ दिखाई देता तो मैं इसको बोलती अल्फा डीएनए। ठीक है, तो हम इसको बीटा और अल्फा कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्फर्मेशन। अगर ये राइट साइड में घूमा हुआ होता तो अल्फा, लेकिन क्यों ये, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया है वो लेफ्ट साइड वाला दिखाया है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा डीएनए। दैट इज व्हाई वी कॉल इट बीटा डीएनए। अब ये सारा वो पार्ट है जो हम लास्ट टर्न्स पर पढ़ चुके हैं, ये सारा वो पार्ट है जो हम लास्ट टर्न्स पर पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और पढ़ा दूं और उसके बाद देन आई विल कम टू क्वेश्चन आंसर राउंड, बिकॉज अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया इट वाज ऑल अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। नाउ ये भी कोई बहुत नई चीज नहीं है आपके लिए, आप ये पहले पढ़ चुके हो। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं, दे ऑल आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिसाइड करते हैं। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, आपकी बॉडी में हार्ट बढ़िया तरीके से बीट कर रहा है, तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है। और आप ये भी बताइए कि एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो यहां देखते हैं फटाफट, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं, और जितने भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में होते हैं ना, रैंडम नहीं होते कि कभी भी कुछ भी होना शुरू हो जाए, नो नो नो, आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये स्टेप वाइज होते हैं, एक ऑर्डरली फैशन में होते हैं। ऑर्डरली मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो जितने भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जब भी आपकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, आपकी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब भी आपकी बॉडी, देखिए आपने खाना खाया, खाने को डाइजेस्ट किया, खाने को डाइजेस्ट किया तो प्रोटीन्स चेंज हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स चेंज हो गए, फैट्स चेंज हो गए। आपने सांस ली तो देखिए हीमोग्लोबिन के साथ कभी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। तो आपकी बॉडी में जब भी रिएक्शंस होंगे, आपकी बॉडी में चीजें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कई तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं। अगर इन अमीनो एसिड्स में से हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दें तो आपका अमीनो एसिड अमीन में चेंज हो जाएगा, आपका अमीनो एसिड अमीन में चेंज होगा, और इसको भी हम कहते हैं डीएमिनेशन। और ये पता है ये काम कहाँ होता है? ये काम कहाँ होता है? ये काम होता है आपके लिवर में, ये काम होता है आपके लिवर में। जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी नाइट्रोजनस वेस्ट, वो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, वहां पढ़ोगे यूरिया साइकिल। वहां यूरिया साइकिल में आप ये पढ़ोगे कि आपकी बॉडी में कैसे अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है। तो यहां पर भी क्या होता है, रिमूवल हो रहा है CO2 का। जब CO2 का रिमूवल होता है, इसको हम कहते हैं, CO2 का रिमूवल होता है, इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन के साथ में मेन हमारा काम हो रहा है, यहां हमने इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं बोला, या हमने इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं बोला, या हमने इसको डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम यहाँ पर अमीनो एसिड को चेंज करना चाह रहे हैं। हम अमीनो एसिड को किसी और चीज में चेंज करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हमने नाम दिया डीएमिनेशन। इसके अलावा हम और पढ़ेंगे, हम और जैसे आपकी बॉडी में जब आप अभी तो नहीं पढ़ेंगे ये चीज, जब आप क्लास 12th में आ जाओगे तो वहां आप पढ़ोगे आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए होता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं। उन चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशन।
जब भी कभी आपके डीएनए में या आरएनए में कोई चेंज होता है उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कई तरीके से हो सकता है, कोई एक तरीका नहीं है म्यूटेशन का। म्यूटेशन बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे आपकी बॉडी में डीएनए में या आरएनए में कोई न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अब उस न्यूक्लियोटाइड में से अगर मैं अमीनो ग्रुप को निकाल दूं तो आपका न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेगा, आपका बेस है। देखिए बेस, फिर से देखिए इसको, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस। न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस क्या होते हैं? एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन, थाइमीन। इनके इनके स्ट्रक्चर में से अगर मैं अमीनो ग्रुप निकाल दूं तो मेरा पूरा न्यूक्लियोटाइड का बेस चेंज हो जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड का बेस चेंज हो गया तो मेरा डीएनए चेंज हो जाएगा, और डीएनए चेंज हो गया तो बॉडी में म्यूटेशन हो गया। तो कहने का मतलब है आपकी बॉडी में चाहे म्यूटेशन हो, चाहे डीएमिनेशन हो, चाहे डीकार्बोक्सिलेशन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा हो, वाटर रिमूव हो रहा हो, वाटर ऐड हो रहा हो, ये सब क्या चल रहा है आपकी बॉडी में? ये सब आपकी बॉडी में चल रहा है मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को अगर तोड़ा जाएगा तो किससे तोड़ा जाएगा? हाइड्रोलिसिस। जैसे 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 देखिए ये डाइसेक्राइड है, ये देखिए डाइसेक्राइड है, कहां चला गया हमारा डाइसेक्राइड? ये देखिए ये डाइसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड है ना, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, और जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना तो इसमें से क्या निकल गया? इसमें से वाटर निकल गया। अब अगर मुझे इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके अंदर वाटर ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इस वाटर को ऐड करूंगी वापस सब चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। ये ग्लूकोज अलग, ये ग्लूकोज अलग, क्योंकि आपने वाटर को रिमूव करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था ना। और अगर मैं वाटर ऐड करवा देती हूँ तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाएगा। और जब भी किसी रिएक्शन में मैं वाटर ऐड करवाऊंगी हमेशा उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। याद रख लीजिए ये टर्म, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ लिखा है हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। किसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं? वाटर की हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को इन अ डाइसेक्राइड। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है, कोई चीज ऐड हो रही है, कोई चीज रिमूव हो रही है, चेंज हो रही है, चीजें चेंज हो रही हैं, चीजों का बायोमोलिक्यूल्स का चेंज होना इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी। अंडरस्टूड? तो ये सब कहलाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेसिकली दो तरह की होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। देखिए एनाबॉलिज्म का मतलब होता है आपने छोटी छोटी चीजों को जोड़ा, आपने CO2 को जोड़ा, आपने वाटर को जोड़ा, फोटोसिंथेसिस हुआ और आपने उससे ग्लूकोज बना लिया, C6H12O6। तो आप छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी चीज बना रहे हो, दिस इज एनाबॉलिज्म, दिस इज एनाबॉलिज्म। इसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है? सो व्हाट इज एनाबॉलिज्म? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शंस, जिसमें हम सारे रिएक्शंस को आपस में जोड़ रहे हैं, which involve synthesis of complex substances। हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना रहे हैं from the simpler substances, from the simpler ones। आगे देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम दो चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं, अगर हम दो चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो जब भी एनाबॉलिज्म होता है एनर्जी इज रिक्वायर्ड एट ईच स्टेप। हम जब भी किसी चीज को जोड़ेंगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हर एक स्टेप पर। और जो एनर्जी है आपको पता ही है, एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होती है? आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होती है एटीपी में। एटीपी, इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इन केमिकल बॉन्ड्स के बीच में एनर्जी स्टोर्ड है। तो यहां लिखा है, अच्छा एक और चीज, ये एडिनोसाइन है, एडिनोसाइन। एडिनोसाइन के साथ मैंने तीन बॉन्ड्स, तीन कोवलेंट बॉन्ड्स ये बना दिए, और इनके बीच में क्या जोड़ दी, क्या ऐड कर दी मैंने इसमें एनर्जी बंद हो गई। ये जो एनर्जी इसमें बंद हो गई है वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जब यही एनर्जी रिलीज होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जब वो स्टोर्ड है तो वो कौन से एनर्जी में चेंज है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ देखते हैं, जब भी एनाबॉलिज्म होगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द हेवीली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लेक्स केमिकल्स। ये जो एटीपी है ये एक कॉम्प्लेक्स केमिकल है, और इस कॉम्प्लेक्स केमिकल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है एज पोटेंशियल केमिकल एनर्जी।
तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, वो काइनेटिक फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हम छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी चीज बना रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। दैट इज व्हाई वी आल्सो नो कॉल इट कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन करना, कोई चीज बनाना, सो वी कॉल इट कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा आप अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के प्रोटीन्स बनाते हो, वो भी एनाबॉलिज्म में आ रहा है। आप न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के न्यूक्लिक एसिड्स बना रहे हो, वो भी एनाबॉलिज्म में आ रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, एनाबॉलिज्म के। किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, एनाबॉलिज्म के। नाउ नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जस्ट उल्टा है, कैटाबॉलिज्म जस्ट उल्टा है। कैटाबॉलिज्म कहता है कट करो, तोड़ो। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड पर आ जाऊंगी। ठीक है। नाउ व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म का मतलब है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द ब्रेकडाउन रिएक्शंस। आपकी बॉडी में जितने भी ब्रेकडाउन रिएक्शंस हैं, तोड़फोड़ वाले रिएक्शंस हैं, उनको कैटाबॉलिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं इनटू सिंपलर वंस। एंड ऑब्वियसली जब कोई चीज टूटेगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और क्योंकि इसमें चीजों की टूट फूट हो रही है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जब आप ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा उसमें से, ग्लूकोज निकलेगा। क्लास 10th, क्लास 11th हमने पढ़ा है क्लास 10th में भी कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, इंसुलिन आता है, और इंसुलिन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहां ले जाता है, लिवर में, और लिवर में जाकर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवा देते हैं, ग्लाइकोजन में। फिर कभी जब जरूरत होती है दोबारा तो इसी ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज बना दिया जाता है। तो इसमें ग्लाइकोजन को तोड़ा गया ग्लूकोज बनाने के लिए। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया, अमीनो एसिड्स। जब भी प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, टूटते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं। ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन होता है, आपके सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है, और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है, और ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाया जाता है, इससे CO2, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, यानी रेस्पिरेशन चल रहा है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कैटाबॉलिज्म के, ये सब एग्जांपल्स हैं कैटाबॉलिज्म के। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है, और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। अंडरस्टूड? तो ये मैंने आपको अभी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाया। आई थिंक दिस मच इज इनफ। अब मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ लूं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। अंडरस्टूड? चलिए।